अखिलेश प्रताप जी, कांग्रेस पार्टी को क्या क्या मिलेगा? यहाँ पर तो आपस में बात दिख रही है कि वो मुख्यमंत्री, वो उप मुख्यमंत्री, अभी तक खबर थी कि गृह मंत्रालय भी तेजस्वी यादव मांग रहे हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि कांग्रेस को भी कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसमें सरकार में शामिल होंगे? देखिए, आज 9 अगस्त है। आज 9 अगस्त है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में आज के दिन अंग्रेजों भारत छोड़ो का आगाज किया गया था और अंग्रेजों को बाहर किया गया। और आजकल देश का स्वतंत्रता आंदोलन का अमृत काल चल रहा है। देश को समझ में आ गया कि ये एनडीए जो है, ये नेशनल डिजास्टर अलायंस बन के इस देश पे बोझ बना हुआ है। ये राष्ट्रीय आपदा है। मोदी जी के नेतृत्व वाली बीजेपी, इससे इस देश को जितनी जल्दी निजात दिलाई जाए, इस देश के समस्त राजनीतिक दलों को यह आभास हो चुका और उसकी शुरुआत आज 9 अगस्त से बिहार की महान जनता ने शुरू कर दिया है। और सब लोगों को इस नेशनल डिजास्टर अलायंस से इस देश को छुड़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब से ये आई है दिल्ली में, सिर्फ हर तरह की समस्या इस देश और देशवासियों को लिए, हमारी अखंडता, संप्रभुता, अर्थव्यवस्था, रोजी रोजगार, कारोबार, व्यवहार, रुपया, महंगाई, हर तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम। सिर्फ इन्हें सत्ता चाहिए, कोई शासन सुशासन कुछ नहीं। ठीक है, मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। एयरपोर्ट पे चार्टर प्लेन, मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। यही जवाब है। इस देश को नेशनल डिजास्टर से मुक्ति दिलाना है। मंत्री पद या सरकारें सेकेंडरी हैं। इस देश पे जो बोझ बनी हुई है, बीजेपी के लोगों को भी सोचना चाहिए। सुनिए, बीजेपी के लोगों को भी सोचना चाहिए कि इस मोदी जी से वो अपने आप को छुटकारा पावे, क्योंकि देश बर्बाद हो रहा है। अटल जी के बाद की जो बीजेपी है वो इस देश को बर्बाद कर रही है, इस लोकतंत्र को बर्बाद कर रही है, इस देश के संविधान को बर्बाद कर रही है, इस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही है। अरे जब लोकतंत्र रहेगा, संविधान रहेगा, देश रहेगा, देश की अर्थव्यवस्था रहेगी, रोजी रोजगार, कारोबार रहेगा, तो कांग्रेस पार्टी उसी में खुश रहती है। हमें पहले ये चाहिए, कांग्रेस पार्टी का जन्म पहले सेवा के लिए हुआ था। हमारा प्रथम कर्तव्य, प्रथम धर्म सेवा है। ये जो आज की बीजेपी है, अटल जी के बाद वाली, ये सत्ता वाली बीजेपी से इस देश को छुड़ाना है। जो कि अगर कहीं लोकतंत्र से जनादेश नहीं मिल रहा है तो राजभवन, पैसा, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से। जी क्या कहा आपने? ठीक है, एक बार कोशिश कीजिए उनसे। अंजना जी, आपने कुछ कहा? कोशिश कीजिए कि वो आए ताकि वो बीजेपी की तरफ से जवाब दें। एक बार कोशिश करने नहीं, मैं चाह रही थी कि रूडी साहब आपकी बातों का जवाब दें ताकि बीजेपी और कांग्रेस भी इस मुद्दे पर एक बार आमने सामने हो जाए। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मनीषा जी मैं आ रही हूँ। अशोक जी, क्या गृह मंत्रालय भी तेजस्वी यादव मांग रहे हैं? रूडी जी अभी है नहीं, मैं हाँ मैं आ रही हूँ लौट के। अशोक जी, क्या गृह मंत्रालय मांग रहे तेजस्वी यादव? अब कई जगह प्रयास लग रहा है कि इस बार पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी सबको तेजस्वी जी अपने हाथ में चाहते हैं, क्योंकि इस बार बार्गेनिंग पोजीशन में थे वो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं। ये सरकार जो नीतीश जी आए हैं, ये मोदी जी के झूठे वादों को लेकर आए हैं। मोदी जी ने जो बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे बिहार की जनता को, रोजगार दिखाया था इस प्रदेश के नौजवानों को, इसने पैकेज उद्योग के लिए दिखाया था, अकलियत के लिए दिखाया था। जो इनके वादे थे, उन वादों को नीतीश जी ने अपने को ठगा महसूस किया कि हम तो ठग गए। इसलिए वो तुरंत इनको छोड़कर अपने पुराने वजूद पर एक होनहार मुख्यमंत्री हैं, सबसे समझदार मुख्यमंत्री हैं, वो आए हैं। अब निश्चित तौर पर बिहार का विकास इन जो 3 साल, आपको याद है अशोक जी, बचे हैं, अशोक जी, एक अद्भुत आज आप उनको समझदार मुख्यमंत्री कह रहे हैं, लेकिन तेजस्वी जी बीते दिन उनको कौन 2 शब्दों के साथ एड्रेस करते थे, आपको पता है क्या? बीते दिनों तेजस्वी जी कौन 2 शब्दों से एड्रेस करते थे नीतीश जी को? आज आप बहुत बड़ाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बीते दिनों क्या कहते थे उनको? ये अंजना जी आप तो अंजना जी आप इतनी महत्वपूर्ण बात कह रही हैं, लेकिन समाजवादी विचारधारा के लोगों का ये आपस में खूब लड़ते भिड़ते एक दूसरे को कहते हैं। फिर जब देश संकट, प्रदेश संकट, गांव संकट, घर संकट में होता है तो ये सब एक हो जाते हैं और एक होकर इनका उद्देश्य होता है
अपने प्रदेश की रक्षा करना, अपने लोगों की रक्षा करना, अपने प्रदेश का विकास, इसलिए सब इकट्ठा हो गए। वो कहना ये समाजवादी विचारधारा लोगों की बात है, ये आपस में खूब खोपड़ी लड़ाएंगे, लड़ेंगे, भिड़ेंगे, फिर एक हो जाएंगे, ये है। मनीषा जी, चुनाव होता है तो सरकार बनती है, लेकिन कर्टसी नीतीश कुमार बिहार में कई बार सरकार बनती है, बीच में भी बन जाती है, इधर से उधर भी हो जाती है। इसमें तीनों को हम देखें जो बड़े प्लेयर्स हैं, बल्कि चौथा भी, चूंकि 19 विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, 12 सीपीआईएमएल के, ये अगर हम देखें तो जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी, बीजेपी, चारों में आपको क्या लगता है कि कौन इससे गेन करेगा और कौन नुकसान होगा? क्योंकि सबकी नजर अब 24 के लोकसभा और 25 के विधानसभा चुनाव पर होगी। देखिए, दो बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि भाजपा को यदि देखें तो भाजपा का 2024 का जो दिल्ली का चुनाव है उसमें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार के अलावा भी अब भारत के कई इलाकों में वो खुद सीधे चुनाव लड़के अपनी सीटें ले आते हैं। वो इलाके ऐसे हैं जहां भाजपा का झंडा कभी नहीं लहराया था, कमल कभी नहीं खिला था, वहां भी जाकर नरेंद्र मोदी ने चेष्टा करके और अपनी सीटें बढ़ाई हैं। कई राज्यों में उनके मुख्यमंत्री हैं, उत्तर पूर्व खास करके इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। तो कहीं ना कहीं से अगर बिहार में बिहारियत की बातें ज्यादा होंगी और समाजवादियों का धड़ा मजबूत होगा तो हो सकता है कि केंद्र की सरकार जो है वो बिहार माइनस। तो एक तरह से देखिए, नरेंद्र मोदी को इससे बहुत बड़ा 24 की जो दिल्ली की मुहिम है उस पर झटका नहीं लगने वाला है, क्योंकि उनका अपना एक मोमेंटम है। कई और जगह है विंध्य के उत्तर और विंध्य के दक्षिण के राज्यों में जहां वो अपने मोमेंटम से अपनी सीटें ले आ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि एक सरकार थी एक राज्य में जिनसे कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी, अरुण जेटली के समय में भी और नरेंद्र मोदी ने भी, यद्यपि कि नीतीश कुमार जी के तेवर जो थे उनके प्रति विरोधात्मक थे। मैंने अभी आपके चैनल को बताया एक प्रोग्राम में कि बिल्कुल बिहार मॉडल और गुजरात मॉडल की तुलना की जाती थी 2012 में। बराबर के प्रतिस्पर्धा वाले दोनों थे, दोनों मुख्यमंत्री थे और अच्छी छवि वाले, उन पर कोई भी करप्शन के चार्जेस नहीं थे, पर्सनल फेवरेटिज्म के चार्जेस नहीं थे। तो उसमें नरेंद्र मोदी वो बाजी 2012 के बाद कितना जीत गए, 10 साल बीत चुके उस बात को, अब वो भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो नीतीश कुमार के पास जो मूव्स हैं वो अब बिहारियत के मूव्स हैं, बिहार के बारे में मूव्स हैं, अपनी छवि के बारे में मूव्स हैं, वो सब वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे आगे की जो चाल है, राजनीतिक चाल, उस पर बड़ा कड़ा संघर्ष होगा। सही बात कहना, पॉलिटिक्स में मॉरल स्टैंड लेना, इनसे एक मोरालिटी दर्शित हो सकती है, लेकिन दिल्ली का रास्ता केवल उससे नहीं खुलेगा। क्या वो एक तरह से उस पंचायत में बैठ पाएंगे जहां दलदल बहुत हो? आपने देख लिया अभी कांग्रेस जिसकी बात आप बार बार कर रही हैं, कांग्रेस से कहीं अच्छा प्रदर्शन वामपंथी दलों का रहा था बिहार में, जो बिना किसी के समर्थन थे, बिना दल बल के वो उतनी सीटें अपनी ले आए। वामपंथियों की हम बात भी नहीं करते। कांग्रेस तो वास्तव में बहुत सीटें कंसीड की तेजस्वी ने इनको, और सीधे जो फाइट्स थे बीजेपी के साथ उसमें जिन सीटों पे बहुत चांसेस भी थे वहां भी लूज कर गई। तो एक तरह से बात बनाने से आगे की राजनीति नहीं चलती है। आगे की राजनीति में एक बात है कि सीटें आपको चुनाव में लड़के आना पड़ेगा। ठीक है। क्या कांग्रेस ये कह सकता है कि गैर भाजपाई राजनीति, गैर नरेंद्र मोदी की राजनीति की मुहिम में वो कहेगा क्या कि बिहार से कम 50-60 सीट कांग्रेस पार्टी लाके देगी ये सरकार बन जाती है? तो ये बात करे ना, क्या गलत है क्या सही है, ये मॉरल चोखा खाने से नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी क्या आज ये कह सकती है कि उसका कंट्रीब्यूशन, इलेक्टोरल कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा अपने आप पे? इतनी बड़ी पार्टी, इतना रिसोर्सेज उसके पास। अभी भी कल मेरी बात हो रही थी, लोगों ने बताया कि मोतिहारी चंपारण में महात्मा के नाम पर घरों ने अपने जमीन दान की, और कांग्रेस के इतने एसेट्स हैं कि उनको देखभाल करके और ताला खोलने वाला उन गांवों में कोई नहीं है। तो कांग्रेस अपनी एसेट संभाल ले। कांग्रेस ये बताए कि भारत में यदि विरोध की राजनीति करनी है तो उसमें कितनी सीटें बिहार से असेंबली में कांग्रेस पार्टी चुनाव में लाके देगा।